Assalamu alaikum class. This is Haider Rehas, your course instructor for object-oriented programming. This is lecture 1, and in this lecture we will cover some some programming techniques and a brief introduction about objects. So हमारे पास दो बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. अब हम इनको आगे डिटेल में देखते हैं. व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग? इट इज़ अ बिगनर लेवल प्रोग्रामिंग, यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं उसको सीखना. स्मॉल एंड सिंपल प्रोग्राम्स कंसिस्ट ओनली ऑफ वन मेन प्रोग्राम. हमारे सिंपल और जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें बिगनिंग लेवल पर पढ़ाए जाते हैं, जैसे किसी दो नंबर्स को ऐड करना, प्राइम नंबर कैलकुलेट करना, इवन ऑड फाइंड करना, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं हम वो सिंपल एक पेज में एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं मेन प्रोग्राम. द मेन प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और स्टेटमेंट्स व्हिच मॉडिफाई डाटा व्हिच इज ग्लोबल थ्रू आउट द होल प्रोग्राम. ग्लोबल डाटा थ्रू आउट द होल प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास चूंकि वो एक पेज है, हम उस एक पेज के अंदर जो भी डाटा डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, उसे पूरे पेज में हर कमांड एक्सेस कर सकती है. चूंकि एक ही पेज है तो आपका तमाम डाटा, हर चीज, उसका बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग, फंक्शनैलिटी उसी एक पेज में है. अब इसमें इशू क्या आता है? कोड रिडंडेंसी. If the same statement sequence is needed at different locations within the program, the sequence must be copied. यानी कि आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है और आपके पास ये एक ही पेज है, मेन प्रोग्राम. आपने उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा, लेकिन उसके अंदर एक कॉमन सी चीज़ है, जैसे कि आपने किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि ये इवन है, ये ऑड है, तो उसके लिए आप कोई 3-4 लाइन्स का कोड लिखेंगे जिससे आपको एग्जीक्यूट करके वो आपको रिजल्ट देगा कि इवन है या ऑड है. अब अगर लेट्स सपोज आपने उसको 10 जगह पे यूज कर रहे हैं, अपने मेन प्रोग्राम में 10 जगह पे चेक कर रहे हैं, तो आपको 10 जगह पर वो 4 से 5 लाइन का कोड बार बार लिखना पड़ेगा. इसका क्या नुकसान हो रहा है कि वो रिपीट हो रहा है, यानी सेम कोड जो आपने एक दफा लिख दिया वो आप 6 दफा लिख रहे हैं. आपकी एक तो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, आपका मेन प्रोग्राम बहुत ज्यादा फुल हो रहा है, विजुअली वो बहुत आपको एक रफ सा स्केच बनेगा. एरर प्रोन. इफ एन एरर नीड टू बी मॉडिफाइड, एवरी कॉपी नीड्स टू बी मॉडिफाइड. दूसरा इशू, अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बाद में पता चला कि मुझे इवन ऑड के जो मैंने प्रोग्राम बनाया था 5-6 लाइंस का, उसमें कोई इशू था जिसकी वजह से वो सही कैलकुलेशन नहीं कर रहा. अब मैंने एक जहाँ पर सबसे पहला लिखा था वहां पर उसको मैंने करेक्ट कर दिया, तो अब ये बात यहाँ तो नहीं खत्म हुई. अब मैंने अगर उसे 10 जगह पे बार बार लिखा था, उसकी कॉपीज बनाई थी, तो मुझे 10 जगह पर इंडिविजुअली जाके उन सारों को ठीक करना पड़ेगा. यानी मेरा एक ही पेज, मेन पेज, और मैं स्क्रॉल कर करके ढूंढता रहूंगा कि मैंने किधर किधर लिखा था. और बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि आपने सिंपल लिखा हो, हर जगह लिखा होगा तो थोड़ी सी माइनर मॉडिफिकेशन के साथ लिखा होता है, तो फिर आपको पहले वो भी दोबारा पढ़ने पड़ेंगे कि भाई यहाँ क्या था, ऊपर क्या था. तो यानी कि एक तो कोड रिपीट हो रहा है, सेम कोड, और फिर क्या हो रहा है कि उसमें अगर एरर आ रहा है तो वो भी आपको बार बार एक एक जगह जाके रिपीट करना है, मॉडिफाई करना है. दिस हैज लेड टू द आइडिया टू एक्सट्रैक्ट दीज सीक्वेंसेस, so called procedure, name them and offering a technique to call and return from these procedure. यानी कि हमें यहाँ से हमें एक जो इशू आया, इससे हमको आइडिया मिला कि बजाय कि मैं एक प्रोग्राम सिंपल सा जैसे मैंने इवन ऑड का बनाया उसको मैं 10 दफा जो मैं प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में बार बार लिखूं, उसको क्यों ना मैं एक सेपरेट जगह पे लिख दूं, एक ही जगह पर सिर्फ, और बार बार उसको मैं कॉल करूं अपने मेन प्रोग्राम में उसके नाम से. कि यानी कि उसके नाम से कॉल किया और उसे एक पैरामीटर दे दिया, मुझे बताओ कि ये इवन है या ऑड है. अब वो जो उसके अंदर की कैलकुलेशन हो रही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन की, ये सारी चीजें, ये नहीं मैं कुछ भी लिखूंगा, सिर्फ नाम से कॉल करूंगा और एक नंबर दे दूंगा, मुझे बताओ. ठीक है, हमें ये आइडिया मिला. तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में इश्यू आया जिसकी वजह से हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में स्विच कर गए. व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर. यानी कि जो एक व्हाट इज प्रोसीजर? सीक्वेंस ऑफ रिपीटेडली कॉमनली कॉल्ड स्टेटमेंट्स कंबाइंड इनटू वन सिंगल प्लेस. यानी कि वही चीज कि अगर हमने ऐसी सीक्वेंसेस, ऐसी कमांड्स जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हम उनको एक प्लेस पर, कॉमन प्लेस पे रख दें, तो वो जो हमारा कॉमन प्लेस पे वो जो प्रोसीजर पड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक फंक्शन, एक प्रोसीजर है, उसको हम कोई ना कोई नाम दे देंगे.
अ प्रोसीजर कॉल इज यूज्ड टू इन्वोक द प्रोसीजर। और जब भी हमने प्रोसीजर कॉल क्या होता है कि यानी उस प्रोसीजर को मैं बाय नेम कॉल कर रहा हूँ अपने मेन प्रोग्राम में, इसको हम प्रोसीजर कॉल कहते हैं। आफ्टर द सीक्वेंस इज प्रोसेस्ड, फ्लो ऑफ कंट्रोल प्रोसीड्स राइट आफ्टर द पोजीशन वेयर द कॉल वाज मेड। अब फॉर एग्जांपल आप फिफ्थ स्टेटमेंट पर हैं और फिफ्थ स्टेटमेंट पर आपने अपने जो इवन ऑड वाला प्रोसीजर था उसको कॉल किया और उसको नंबर दिया कि मुझे बताओ ये नंबर है या नहीं। उसके रिजल्ट के बेस पे आपकी जो सिक्स्थ लाइन लिखी है वहां से प्रोग्राम चलना है। तो फिफ्थ लाइन से जो कंट्रोल है वो आपकी एकदम उस प्रोसीजर पे चला जाएगा, फंक्शन पे। वो इवन ऑड जो है वो कैलकुलेट होगा और रिजल्ट देने के बाद वापस रिज्यूम होगा सिक्स्थ लाइन से। तो यानी कि वो कह रहा है कि जब भी प्रोसीजर कॉल आएगी तो आपका जिस स्टेज पे भी कॉल आया वहां से कंट्रोल शिफ्ट होगा, प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और वापस जहां पे से कॉल हुई थी उसी के बाद से रिज्यूम हो जाएगा। जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि जैसे एक मेन प्रोग्राम है वो चल रहा था यहाँ पर, और एकदम यहाँ पे मैंने वो इवन ऑड वाला प्रोसीजर कॉल किया तो वो यहाँ पर प्रोसीजर आया जो मेरी एग्जीक्यूशन, ये एरो बता रहा है कि मेरी उस प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन हुई। जैसे वो कंप्लीट हो गया तो देखें रिटर्न हुआ और वहीं से रिज्यूम हो रहा है। फिर दोबारा नीचे आता रहा और फिर दोबारा प्रोसीजर कॉल हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ और वहीं से रिटर्न हुआ मेन प्रोग्राम में। यानी आपकी मेन प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपके जो कोड की रेपिटेशन हो रही थी वो भी खत्म हो गई। अब आप यहाँ से खुद दे सकते हैं कि आपके वो दो फायदे हो गए। जो पीछे दोनों इश्यूज थे कि कोड रिपीट हो रहा था, अब आपका कोड रिपीट ही नहीं हो रहा, आपने सिर्फ एक जगह पर रखा और बाय नेम उसको कॉल कर रहे हैं। दूसरा इशू क्या था कि अगर मुझे एक प्रोसीजर के अंदर चेंजिंग करनी पड़ी तो मुझे जितनी कॉपीज बनाई है सब में करनी पड़ी है। लेकिन अब अगर इवन नॉट के फंक्शन में प्रोसीजर में मुझे कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ तो मैंने सिर्फ वो एक जगह, ये जो यहाँ पे प्रोसीजर मैंने लिखा है सिर्फ वहीं पर उसको चेंज करना है आगे, और बस बात खत्म। बाकी चीजें तो उसको कॉल कर रही है ना, जस्ट कोड तो हमेशा यही एग्जीक्यूट होता है। तो आपका वो जो मॉडिफिकेशन वाला काम है वो भी खत्म, आपका वो भी इशू रिजोल्व हो गया। यानी एक छोटी सी चीज को करने से आपके दो मेन बड़े इशू रिजोल्व हो गए। अब चूंकि इसमें हम प्रोसीजर्स को सेपरेट लिख रहे हैं और उसको कॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इस टेक्निक को, प्रोग्रामिंग टेक्निक को नाम दिया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। More structured and error-free programming. If a procedure is correct every time it is used, it produces the correct result. ठीक है, error-free programming इस तरह का, अगर हर दफा अगर वो आपका प्रोसीजर करेक्ट है तो वह जितनी दफा भी कॉल हो वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा। Consequently, in a case of error, you narrow your search to those places which are not proven to be correct. और आपको फिर उसका फायदा ये होता है कि आपको इतना पता है कि मेरे प्रोसीजर में इशू नहीं है। अगर आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मजीद हेल्प मिलती है कि मैं एरर को एफिशिएंटली फाइंड कर सकूं। देन हमारे पास जो थर्ड टेक्निक आती है, जो हमारे इन दोनों के बाद हमको शिफ्ट होना पड़ा, वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब हमको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कुछ इश्यूज हुए। वो इशू क्या थे? मसलन कि अब चूंकि हमारे पास वही एक मेन प्रोग्राम है तो हर चीज हमारे उसी मेन प्रोग्राम में लिखी जा रही है। अच्छा, वो जो मैंने कहा ना कि हम प्रोसीजर को सेपरेट लिख देते हैं, सेपरेट से ये मुराद नहीं है कि वो हम उसको कोई नई फाइल बना के लिख देते थे। फाइल वही होती थी एक ही जिसके अंदर मेन प्रोग्राम है, बस सिर्फ मेन फंक्शन से बाहर लिख देते थे, लेकिन वो होता एक ही पेज था। तो उसमें अब ये इशू के अब उस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो अब तक चलती आ रही थी, जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी थी, उसमें क्या इशू था कि हमारा तमाम डेटा और उस तमाम डेटा की से रिलेटेड फंक्शनैलिटी एक ही जगह पर मौजूद है। अब आप एक पूरे इदारे का, किसी इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जिसमें आपके पास स्टूडेंट का डेटा भी है, टीचर्स का डेटा भी है, स्टाफ का है, आपका मैनेजमेंट का है, अकाउंट्स का है, फाइनेंस का है, बहुत सारी चीज़ों का है। अब आप खुद इमेजिन करें कि मैं सारे इन चीज़ों का डाटा प्रोग्रामिंग एक ही पेज में कर रहा हूँ। एवरीथिंग विल मिक्स अप, और इन दी एंड अगर वो प्रोग्राम आप चला भी दें किसी तरह, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आपको अगर उसमें एक एरर आ गया, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू लोकेट इट। ठीक है, और अगर आप एक और सारी चीजें जो कि आपस में इंटरमिक्स्ड हैं तो आप जैसे ही एक चीज को छेड़ेंगे दूसरी फंक्शनैलिटी आपकी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें डेटा की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उससे आपके मेन प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन हैं सारे कॉल कर सकते हैं। अब अगर दो फंक्शन ने एट ए टाइम सेम वेरिएबल को कॉल करके उनकी वैल्यू चेंज कर दी तो ये तो आपका इशू क्रिएट हो गया कि भाई कौन सी वैल्यू पिक करनी थी, वो करनी थी या वो करनी थी, क्योंकि दोनों ने एक ही वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया।
तुम्हारे पास डाटा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इन सारे इश्यूज की वजह से हमको एक और हमने सोचा कि हमारे पास कुछ और होना चाहिए जिसमें हमारा डाटा हो और फंक्शन उसका जो बिहेवियर हो वो सेपरेट हो हमारे मेन प्रोग्राम से। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द बनी हुई है, ओरिएंटेड टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हम इसको देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी डिफाइंड बाय टू टर्म्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एट्रीब्यूट और बिहेवियर। व्हाट इज एट्रीब्यूट, यानी प्रॉपर्टीज यानी डेटा, और व्हाट इज बिहेवियर, द फंक्शनैलिटी, वो जो फंक्शन हम बनाते थे, वो जो प्रोसीजर्स हम बनाते थे वो। अ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट। और सर दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट होने का ये भी हमारा मेन रीजन थी कि हम जो अब तक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास ये इशू था कि रियल लाइफ में जो भी डाटा होता है हम उसको एग्जैक्ट मिमिक नहीं कर पा रहे थे प्रोग्रामिंग में। जैसे मैं पर्सन हूँ, टीचर है, टीचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं कि टीचर को कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलॉट हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। टीचर से रिलेटेड जो अदर ड्यूटीज हैं, टीचर की अपनी, कि टीचर की डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। अब यानी मेरे टीचर से रिलेटेड एक डेटा भी है और टीचर से रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी भी है जो वो परफॉर्म कर रहा है। अब इसको मैं स्टूडेंट के साथ मिक्सअप नहीं कर सकता, यानी मुझे एक स्पेशल, एक सेपरेट वर्क स्पेस चाहिए जहां पर सिर्फ टीचर का डाटा हो और दोनों हो, उसका डाटा भी और उसकी फंक्शनैलिटी भी हो, एक साथ हो। इसी तरह स्टूडेंट का जो पैरामीटर्स हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसके कोर्स कौन कौन से उसने कोर्स इनरोल किए हुए हैं, ठीक है, इसी तरह उसकी अटेंडेंस और दिस एंड एवरीथिंग। तो उसके तमाम एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी एक सेपरेट वर्क स्पेस में हो। तो चूंकि हमारे साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सेपरेट वर्क स्पेस नहीं होता था, एक ही था, इसलिए हम इस पर शिफ्ट हुए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम हर एंटिटी के लिए एक सेपरेट वर्क स्पेस बनाते हैं और उस वर्क स्पेस को हम एज अ होल कह देते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स यानी असल में जो चीज है उनकी मिमिक करता है। तो जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सहूलत हो गई यूप में। अ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट। और पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे सच एज उसका व्हाट इज हिज आई कलर, एज क्या है, हाइट क्या है एंड सो ऑन। और उसी तरह उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीथिंग एंड सो ऑन। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट, पर्सन का ऑब्जेक्ट के अंदर ही मेरे पास ये दो चीजें आई। मोर एग्जांपल, सर्कल, सर्कल, टाइम, डेट। अब यहाँ पर देखें समथिंग टेंजिबल, समथिंग दैट कैन बी एप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली। अब ये अब वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि ये चीजें भी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, जैसे टेंजिबल थिंग्स यानी कि जो फिजिकल थिंग्स हैं जिनको हम टच एंड सी कर सकते हैं, बुक, चेयर, टेबल, कार, प्रिंटर। अब ये वो चीजें हैं, जैसे बुक है, बुक से रिलेटेड पैरामीटर्स के बुक का नेम क्या है, किस ऑथर ने लिखा है, क्या एडिशन है, ठीक है। बुक का फिर हम दूसरा फंक्शनैलिटी क्या, अब हमसे रिलेटेड फंक्शन बना रहे हैं कि अगर मैंने बुक का कोई चैप्टर फाइंड करना है या कोई टॉपिक फाइंड करना है तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जो मुझे उसको सिर्फ मैं टॉपिक का नाम दूंगा और वो मुझे बुक में से फाइंड करके देगा। तो यानी बुक से रिलेटेड उसके पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स और उसका बिहेवियर, फंक्शनैलिटी मैं एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा। इस तरह रोल्स है हमारे पास, स्टूडेंट का, टीचर का, एम्प्लॉय का, इंटरेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है हमारा, सेल क्या है, स्पेसिफिकेशन, कलर, शेप। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और हम रियल लाइफ के हर चीज का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ऊप है वो वेरी सक्सेसफुल है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़े से वो एग्जांपल करके बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट है, अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, आपके पास नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उसकी हाइट है, उसकी उसका वेट है। ये चीजें एट्रीब्यूट्स यानी ये प्रॉपर्टीज हैं कि जो सिर्फ पर्सन से रिलेटेड है, जिनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है, वैल्यूज। और उसका बिहेवियर क्या है, दैट पर्सन टॉक्स, वॉक्स, ईट्स, ठीक है। अब ये उसका बिहेवियर है। एट्रीब्यूट में यहाँ क्या लिखा होता है, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट नोज लाइक डेटा एंड वेरिएबल्स इन अदर लैंग्वेज। और बिहेवियर क्या है, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट कैन डू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बिहेवियर जो वो कर सकता है लाइक प्रोसीजर्स एंड फंक्शन इन द अदर लैंग्वेजेस। इसी तरह यहाँ पर उसने दो और ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल दी, एक कार की दी,
कार से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका कलर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसकी मेकिंग किस ईयर की है, उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, दिस एंड दैट। उसके बिहेवियर क्या होंगे कि एक्सेलरेट, जब मैं एक्सेलरेट का पैडल दबाऊंगा तो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, स्टार्ट इंजन का बटन, चेंज गियरिंग का बटन, ये तो वो तमाम फंक्शनैलिटी है जो कार परफॉर्म करेंगी। इसी तरह अब अगर मैं बुक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो बुक के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मैंने अभी बताया, जैसे टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, पब्लिशर कौन है, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, एडिशन कौन सा है, और बिहेवियर क्या हो गया, रीड एंड राइट, यानी अगर मैंने कुछ रीड करना है तो मैं रीड का फंक्शन कॉल करूंगा और वो मुझे एक्सेस देगा। राइट, अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशन करनी है अपनी बुक में तो मैं राइट का फंक्शन एग्जीक्यूट करवाऊंगा और मॉडिफिकेशन हो जाएगी। यही चीजें होती है ना जो एक रियल लाइफ एंटिटी से रिलेटेड होती हैं, और वो हम सारी अपने ऑब्जेक्ट में सेपरेट इनकोड कर सकते हैं। अब आप मेन एक पेज में आपको दे दूं और मैं कहूं कि मुझे तीनों चीजें बना दो और इनसे रिलेटेड काम कर दो, इट विल बी इम्पॉसिबल। और एक और, जैसे उसने अब डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, अब एक डेट का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन सकते हैं कि डे क्या होता है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, बिहेवियर क्या है कि गेट डेट एंड सेट डेट। हम जब मोबाइल में कैलेंडर में क्या करते हैं, जाके ये तीन चीजें देखते हैं ना कि मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, डे कौन सा है, और फिर अगर हमने कोई डेट कैप्चर करनी हो तो हम उसको स्क्रॉल करके देखते हैं, वो फंक्शनैलिटी है। सेट करना हो तो हम सेट का बटन दबाते हैं और वो हमें फंक्शन जो है वो यूआई प्रोवाइड करते हैं कि लें अब आप कोई आपने डेट चेंज करनी है, मॉडिफाई करनी है तो आप कर लें। तो ये चीजें व्हाट इज, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object oriented programming is concerned to develop an application based on real time, while procedural programming languages are more often concerned with the processing of procedures and functions। यानी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो था उसको ये कंसर्न नहीं था कि जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो हमारे रियल लाइफ के साथ लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। इट वाजंट प्रैक्टिकल, वो उसका सिर्फ इस चीज से ताल्लुक था कि मैंने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो रही है, बट दैट्स इट। सिंपल प्रोग्राम्स में आपका भी ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग चल जाता था। तो बाद में जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा बिजनेस प्लान कम्प्लेक्स होते गए, बढ़ते गए, डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई, तो देन हमको रियलाइज हुआ कि अब जो है करंट सिनेरियो के लिए हमारे लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट सुटेबल, वी नीड समथिंग न्यू दैट कैन मिमिक द रियल लाइफ। वहां पर हमने फिर ऊप को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि हमारे रियल लाइफ पैरामीटर्स को यूज करता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज more emphasis is given on data rather than procedures, while the programs are divided into objects and the data is encapsulated from the external environment, providing more security to data which is not applicable or rather impossible in procedural programming language। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम अपने डेटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें तो था ना कि फंक्शनैलिटी, जैसे हमने देखा ये फंक्शन लिख दिया एग्जीक्यूट हो गया, वो फंक्शन लिख दिया एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ऊप में हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो डाटा की बेस पे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप ऊप में कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और आपको उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसके बारे में आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो वो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आपको डेटा का नहीं पता होगा तो उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है, आप वो पूरी नहीं कभी भी लिख सकेंगे। उससे रिलेटेड जो फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं आप वो नहीं कभी बना सकेंगे। तो एम्फेसाइज ऊप में क्या किया जाता है, डेटा पे किया जाता है रादर देन उसकी प्रोसीजर्स पर। और वाइल द प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड डेटा इज एनकैप्सुलेटेड, और चूंकि हम हर चीज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब देखें प्रोग्रामिंग में क्या होगा, वैसे हम हर चीज को, ये ऊप को, ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में आगे देखेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। वैसे नॉर्मली ऊप में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट बना देंगे ना, अब एक पर्सन है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी तमाम एट्रीब्यूट्स भी हैं, उसी की तमाम फंक्शनैलिटी भी है। अब अगर मैंने कहीं भी अपने मेन प्रोग्राम में उस पर्सन को यूज करना है, मैं वो जस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा और उसमें से जो चीज रिक्वायर्ड है सिर्फ उसको यूज करूंगा। इसका फायदा क्या होगा कि जो आउटर वर्ल्ड है यानी मेन प्रोग्राम में तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, बहुत सारे मॉड्यूल्स आपस में लिंक हुए होंगे,
वो कोई भी मॉड्यूल मेरे पर्सन के किसी भी डाटा और फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। उसको आपका वही ऑब्जेक्ट जो दे देगा उसको सिर्फ वही काम करेगा, अदरवाइज उसके अलावा वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, अपने डेटा को अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाइड कर दिया, जिसका फायदा क्या हुआ कि हमको मोर सिक्योरिटी मिली, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं था। प्रोसीजरल में क्या होता था, तमाम डाटा एक ही पेज में लिखे जाते थे और तमाम फंक्शंस और रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते थे। It is possible to expose data or variable to the external entities, which is strictly restricted in OOP, Object Oriented Language। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि उस PPL में प्रोसीजरल में हम इजीली वो मॉडिफाई कर सकते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, हम नहीं कर सकते। इन OOP डिजाइन the attributes and behavior are contained within a single object। अब पर्सन है, उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर सारे एक ऑब्जेक्ट सिंगल एंटिटी में हम, जैसे कैप्सूल होता है ना, उस कैप्सूल को आप कभी खोलें तो उसके अंदर से काफी चीजें निकलती हैं, तो इसी तरह हमने एक कैप्सूल बना दिया जिसके अंदर उस जो भी हमारी रियल लाइफ एंटिटी है उसका डेटा भी होगा और उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी भी होंगे। प्रोसीजर और स्ट्रक्चर डिजाइन, द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर आर नॉर्मली सेपरेटेड। हमारे प्रोसीजर में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स किधर पड़े हैं और आपका बिहेवियर किधर पड़ा है, तो यानी बिहेवियर से नहीं, फंक्शनैलिटी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने थोड़ा सा ऊप को देखा। हमने देखा कि हमें सबसे पहले हमारे पास अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थी, फिर हम वहाँ से हम प्रोसीजरल पे कैसे हम क्यों शिफ्ट हुए, फिर प्रोसीजर से हम ऊपर क्यों शिफ्ट हुए, और फिर थोड़ा सा हमने ऊप में ऑब्जेक्ट को आज देखा। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम क्लासेस को स्टडी करेंगे डिटेल से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।